नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे एसआईआर पर सियासी रार। जी हां, उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल को यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने वाली है। चुनाव आयोग इस भारी भरकम लिस्ट को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद जारी करेगा। यूपी में नवंबर 2025 से जारी एसआईआर पूरा हो चुका है। एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ से ही विवादों के घेरे में रही है। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गायब होने की आशंका से सभी राजनीतिक दल सदमे में हैं। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में ही 2.89 करोड़ नाम कटने की बात चल रही थी। मतदाता सूची के नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म 6, नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 और नाम पता सही कराने के लिए फॉर्म 8 का प्रयोग किया गया है। समाजवादी पार्टी को फॉर्म 7 पर सबसे ज्यादा आपत्ति है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि फॉर्म 7 के जरिए योजनाबद्ध तरीके से पीडीए और मुसलमानों के वोट कटवाए जा रहे हैं। सपा ने एसआईआर पर नजर रखने के लिए पीडीए प्रहरी भी नियुक्त किए थे, आपको याद होगा। लेकिन फिर भी सपा संतुष्ट नहीं है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी दावा किया है कि हजारों वैध वोटर्स काटे गए हैं। उधर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने से भाजपा भी चिंतित नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीर बताते हुए संगठन को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए थे। अब सभी आशंकाओं के बीच फाइनल लिस्ट की घड़ी आ गई है। क्या 10 अप्रैल को आने वाली लिस्ट सभी दलों को स्वीकार होगी और नई मतदाता सूची यूपी के सियासी गेम पर क्या प्रभाव डाल सकती है? जानेंगे इन सवालों के जवाब। उससे पहले कुछ रिएक्शंस हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर की जो प्रक्रिया थी उसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों के साथ समय समय पर चुनाव आयोग के अधिकारी बैठक करते रहे। समय समय पर उनकी मांग पर समय अवधि भी बढ़ाई जाती रही। उसके बावजूद जो विपक्ष है वो उसका असंतुष्ट होने के कारण ही केवल उसको विरोध करना है। तो इस तरह से जो विपक्षी दल का आरोप है वो केवल उसका असंतोष और आरोप केवल खोखला आरोप है। आरोप लगाना इसलिए आरोप। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन करके उसने प्रदेश में और देश में काम किया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जल्दबाजी में एसआईआर कराया गया, आपने देखा है कि एसआईआर कराने के संदर्भ में जो बीएलओ की मौत हुई है, आखिर वो जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं घालमेल की लिस्ट ये लोग जारी करेंगे और विपक्ष लगातार इसके खिलाफ लामबंद है। कांग्रेस पार्टी जो लिस्ट आएगी उसकी पूरी समीक्षा करेगी और देखेगी कि किस तरह के किन लोगों के वोट काटे गए हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की फाइनल लिस्ट आने वाली है। अब फाइनल लिस्ट आने के बाद ही उसका अध्ययन हो पाएगा कि चुनाव आयोग ने जो नोटिसेस दी थी, जो लोगों ने जवाब दिया था, उसका सही सही उन्होंने निस्तारण किया या नहीं किया, या जो वैध मतदाता हैं उनका नाम भी काट दिया भाजपा के कहने पर। तो ये देखना पड़ेगा कि फॉर्म 7 जो फर्जी आए थे उसका चुनाव आयोग ने क्या किया। अब हम लोग कल लिस्ट आएगी तो उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर कुछ कह पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। चुनाव आयोग आज भाजपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो देखिए, अखिलेश यादव तो इसे एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं कि बैकडोर से एनआरसी करवाया जा रहा है, 2003 के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। और वहीं चुनाव आयोग पर भी जो समाजवादी पार्टी है वो सवाल उठा रही है। 2.89 करोड़, करीब 3 करोड़ मतदाताओं का हट जाना ये गंभीर है और ये बड़ी संख्या है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। धर्मेंद्र सिंह जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। मान सिंह चौहान जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करते हो। केसी जैन साहब, आपका क्या कहना है इन आरोपों को लेकर? वो कह रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया वास्तव में एनआरसी का ही एक रूप है और वो कह रहे हैं 2.89 करोड़ मतदाताओं की कमी सिर्फ शुद्धिकरण है या वोट सप्रेशन? कहिए सर। अनम्यूट कीजिएगा सर, म्यूट है शायद आपका डिवाइस। जी पारुल, आवाज आ रही है हमारी? जी कहिए सर। जी, दरअसल क्या है पारुल जी, जब भी एसआईआर शुरू हुआ तब से विपक्ष को डर सता रहा है कि बिहार में भी उन्होंने लगाया और वेस्ट बंगाल में तो ममता जी ने पूरा विरोध किया कि एसआईआर होने ही। वहां पर तमाम सारे जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर अत्याचार भी हुआ, उनके साथ मारपीट भी हुई कि हम यहाँ पे एसआईआर दीजिए। एसआईआर से दिक्कत किस बात की? दिक्कत किन लोगों की? तो उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो वोटर्स कट रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही कट रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता, हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर एक पार्टी ने हमारे वोट कटने ना पाए, हमारे वोट बढ़े, साथ ही साथ किसी का वोट ना कटने पाए, इसके लिए हर एक पार्टी ने अपने अपने कार्यकर्ता बूथ लेवल पे नियुक्त किए। तो जब इतने कार्यकर्ता बूथ लेवल पे नियुक्त है तो नाम कैसे कट गए और फिर उनकी जागरूकता क्या थी? तो वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिनके पास कार्यकर्ता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में भी माननीय मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश जारी किया कि सभी लोग इस कार्य में लग जाए कि कोई फर्जी नाम जुड़ने ना पाए और कोई वास्तविक वोटर है वो छूटने ना पाए। संघ ने भी इस पे काम किया कि फर्जी वोटर जुड़ने ना पाए और जो वास्तविक वोटर वो छूटने ना पाए, एक भी वोटर तो छूटने पाए जो 18+ का हो गया। दूसरी बात क्या है कि लगातार एसआईआर पे आपत्ति, पहला टाइम बढ़ाना चाहिए, टाइम बढ़ा, एक बार नहीं 2-2 बार टाइम बढ़ा, एक महीना 2-2 महीना का है। फिर मतलब कैसे भी जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग के द्वारा एक प्रक्रिया उसको रोकना, और जब उसका जवाब मिलता है, चूंकि सरकार पे आरोप लगाते हैं तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी क्यों बोल रही, भारतीय जनता पार्टी नहीं सरकार बोल रही, सरकार जवाब दे रही है कि कहीं पर भी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन ये क्या कहते हैं, चुनाव आयोग से मिले हुए, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की आहति कटौती भी हो गई। तो दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है? एक तरफ कह रहे हैं चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की हाथी कटौती है, दूसरी तरफ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की वोट कर रहे हैं, परेशान होने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है। दूसरी बात ये कि जो वोटर लिस्ट में होंगे वही वोट डालें। ये कह देना कि फला जात का वोटर हमारा है, फला वर्ग का हमारा वोटर है, या कोई वोटर हमारा बंधुआ मजबूर है, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो तो सरकार को भी बदले ही ना। उनका ये कहना है जहां पर आपकी हार हुई या सीटों पर कोई कंफ्यूजन है कि आपके नंबर्स वहां या वोटर्स कम हैं, वहां पर ये प्रक्रिया वोट काटने की ज्यादा हो रही है। इस पर क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए मनगढ़ंत बातें हैं। दरअसल क्या है कि कोई भी सीट परमानेंट किसी की पार्टी की नहीं, और अगर ऐसा होता तो बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो हट करके समाजवादी पार्टी नहीं आती, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो हट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती, और इन्होंने तो 2017 में गठबंधन नहीं किया, तब तो कोई ऐसा नहीं था। उसके बाद भी 50 के अंदर सिमट के रह गए, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का वोटर जब मिल गया तो उस परसेंटेज देखते अगर 2012 का जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलग लड़ी थी तब तो इनको 300 सीटें आ जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या 50 सीटों पे सिमट गए। तब तो कोई एसआईआर नहीं था। 2014 लोकसभा में 5 सीटें रही, तब तो कोई एसआईआर नहीं था। 2019 में बहन जी के साथ गठबंधन किया, तब भी इनकी सीटें 5 की 5 में थी और बहन जी की 10 हो गई, तब तो कोई एसआईआर नहीं था। तो ये आरोप लगा देना कि एसआईआर हो गया हमारी सीटें कम हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ये केवल और केवल पहले से सच्चाई दूर नहीं है। चुनाव अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग एसआईआर पे तोड़ने के लिए ठीक है ये धर्मेंद्र जी, हार से पहले की बौखलाहट हम कह रहे हैं, आपके बीएलए भी तो थे ना, उन्होंने भी तो काम किया, और ऐसी भी बातें नहीं है कि आपका संगठन कमजोर है, आपकी भी अच्छी खासी नंबर्स रहे हैं लोकसभा के चुनाव में, तो फिर उन्होंने काम नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन अगर काम किया है तो फिर ये नंबर जुड़वाने की आपने भी कोशिश की होगी नहीं? पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी को बहुत ध्यान सुन रहा था, मुझे लगा कि कुछ बताएंगे। देखिए, दुर्भाग्य इस देश का है कि जब कोई संवैधानिक संस्था एक राजनीतिक पार्टी के लिए काम करने लगे और राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता संवैधानिक संस्था के प्रवक्ता के रूप में काम करने लगे तो स्वाभाविक है सवाल उठेगा, और ये बहुत गंभीर है किसी भी लोकतंत्र के लिए उसको बचाए रखने के लिए। जब एसआईआर जो इंसेंटिव रिवीजन है वो सेलेक्टिव वोटर रिमूवल में बदल जाएगा तो सवाल उठेगा। देखिए किस तरह से, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में फार्म 7 के माध्यम से क्या पूरे देश ने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों से बड़े बड़े पैकेटों में हर बूथ पर 50 से लेकर के 100 फार्म तक फर्जी दस्तखत बना के किसी के नाम से दस्तखत बना करके भरे गए कि नहीं भरे गए? कंप्यूटराइज्ड फार्म 7 सूची कहां से आई, ये बड़ा सवाल है। कई जगह हम लोगों ने पकड़ा, निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध कराया, लिखित शिकायतें थी, राज्य निर्वाचन को भी दिया गया, केंद्र को भी भेजा गया, जो और उसके बाद जो जिला निर्वाचन अधिकारी उनको दिया गया। किसी भी जगह पारुल जी, आप निर्वाचन आयोग के कोई साथी हो तो उनसे पूछिएगा जहां पर उन्होंने फेक फार्म 7 भरने के आरोप में एक कार्रवाई की हो, क्योंकि निर्वाचन आयोग से मिल करके भारतीय जनता पार्टी ने फार्म 7 गलत तरीके से भरा, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं।
जबकि जो इनकी हैंडबुक है, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है, उसमें है भी स्पष्ट रूप से कि कोई गलत जानकारी देता है, गलत फॉर्म 7 भरता है, दूसरे के ऊपर गलत आरोप लगाता है। पहली बात तो फॉर्म 7 उसी का लिया जाएगा जिसका डिटेल वहीं से जुड़ा हुआ हो, उसका पूरा मतदाता सूची में क्रमांक, मोबाइल नंबर, पता सहित हो, केवल नाम से इंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन शिकायत के बाद भी निर्वाचन आयोग ने एक भी जगह पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसको इंटरटेन किया। अब आगे देखना कि इंटरटेन करने के बाद क्या तमाम वैलिड मतदाताओं के वोट इन्होंने काटे या उसको वापस लिया, ये बड़ा गंभीर सवाल है। पूरे देश के अंदर आप देखें किस तरह से निर्वाचन आयोग ने एक राजनीतिक पार्टी को धमकी दिया, जवाब दिया, एक राजनीतिक पार्टी के सांसदों को गेट लॉस्ट का करके वापस कर दिया, उनकी शिकायत सुनने से मना कर दिया। अरे संवैधानिक संस्था देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक राजनीतिक दल, प्रत्येक वैलिड मतदाता के प्रति निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है, वो भारतीय जनता पार्टी का आयोग नहीं है। क्या दुर्भाग्य है कि ज्ञानेश कुमार और अमित शाह से मिल करके पूरे देश को मतदाता सूची को करप्ट करके और लोकतंत्र को बंधक बनाए रखना चाहते हैं। तो इस पर हम जैसे तमाम जागरूक नागरिकों की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को लुटने से बचाया जाए। दो बातें हैं धर्मेंद्र जी, एक तो ये कि आप चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर वहां पर आप क्या ये भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के वोटर्स भी कट रहे हैं, फिर आप कहते हैं चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ है। दूसरी बात ये, मैंने बीएलए का जिक्र किया, 2.89 करोड़ वोटर्स, इनमें से कितने लोगों के नाम जुड़वाने की आप लोगों ने कोशिश की, उसको लेकर लिखित प्रोसेस कुछ पालन किया गया? इस पर जवाब दीजिए सर। देखिए पारुल जी, हमारा जो पीडीए प्रहरी है हर बूथ पर था, और हमने वैलिड मतदाताओं को देखिए दो तरह से हम लोगों ने, एक तो जो इनके फर्जी फॉर्म 7 भरे गए थे, जो तमाम पिछड़े, दलित, कमजोर वर्ग के लोगों का, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का वोट काटने के लिए उनके कार्यालयों से कंप्यूटराइज सूची दी गई थी, उसको बड़े पैमाने पर हम लोगों ने पकड़ा, आपत्ति इसका प्रूफ क्या है सर? या आप लोगों की बातें हैं या इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण है? पारुल जी, दस्तावेजी प्रमाण दिया। और फिर अगर ये फॉर्म 7 गलत तरीके से भरा गया तो फिर इसको ठीक कराने के लिए कोई तो प्रक्रिया की होगी, आप लोगों ने किसी प्रोसेस का तो पालन किया होगा। यही तो हम लोग जो व्यक्ति है मौजूद उसके लिए लड़ेंगे ना। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको तीसरी बार बताऊं तब समझ पाएंगे। हुआ क्या कि इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हर विशेष के गरीबों के, दलितों के वोटों को मार करके कंप्यूटराइज प्रिंटेड सूची निकाली और उस पर किसी एक व्यक्ति का नाम साइन करके इन्होंने लिफाफे में भर के जो बीएलओ है उनके पास पहुंचा दिया। अब जब बीएलओ गांव में जांच करने गया तब पता चला कि ये तो फर्जी आपत्तियां आई है। हमारे जो बूथ लेवल प्रहरी थे, जो पिछड़े उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने पकड़ा, उसके बाद उस पर वो गलत था, उसको हम लोगों ने कई जगह अंत में पकड़ा और उसको ले जाकर के जो एक नियम है कि जिला निर्वाचन अधिकारी को हम लोगों ने प्रस्तुत किया। देखिए हम वैलिड वोटर हैं और हमारा मतदाता सूची में नाम है, और भारतीय जनता पार्टी का फला कार्यकर्ता जिसका पूरा डिटेल भरा भी नहीं है, अवैध तरीके से फॉर्म 7 भर करके वो बीएलओ को दे के रिपोर्ट लगवाना चाह रहा है। आपने देखा कई जगह बीएलओ पे दबाव बनाते हुए ऑडियोज भी आए, कहीं अमेठी के अंदर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसको मारपीट करके रिपोर्ट लगवा रहे। ये मेरा कहना है कि उस पर क्या निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की तो क्यों नहीं गंभीरता से लिया? अगर वो निष्पक्ष है, ईमानदारी से चाहते थे कि एसआईआर हो, मतदाता सूची रिफाइन हो, तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की जिसको हम लोगों ने पकड़ा? जिस चीज को सपा ने क्लेम किया केसी जैन साहब, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आ रही हूँ सर आपके पास, कहिए जैन साहब, बहुत शॉर्ट आंसर सर। मान सिंह जी आ रही हूँ, अनम्यूट कीजिएगा सर। जी पारुल जी, देखिए बहुत ही सीधी सी बात है कि जो आरोप को समाजवादी पार्टी के साथी अभी लगा रहे हैं, इसी तरीके के आरोप को एसआईआर शुरू होने से लगातार लगते हैं। लेकिन देखिए, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी चलिए अपने वोटर्स को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हो, समाजवादी पार्टी अपने वोटर्स का, कांग्रेस अपने वोटर्स के नाम जुड़ जाए, लेकिन चुनाव आयोग देखता है देश के नागरिक का नाम। चुनाव आयोग ये नहीं देखता किस पार्टी का। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये है कि कोई भी नागरिक न पाए जिसका नाम, तो जो शिकायतें हैं जैन साहब, उनके नाम भी तो नहीं जुड़े, वो कह रहे हैं, यही तो सवाल वो कर रहे हैं। देखिए वही बता रहे हैं पारुल जी, दरअसल क्या है कि वोटर लिस्ट बनने के बाद जब एसआईआर फॉर्म कंप्लीट हो गए, कंप्लीट होने के बाद में वोटर लिस्ट में 1 महीने के लिए पूरा प्रदर्शित की, और उसके बाद में जिस फॉर्म 7 फॉर्म की बात कर रहे हैं कि भाई ये छूट गया, ये बढ़ गया, ये फर्जी कट गया, तो अगर इस तरीके की आपत्तियां आई है उनको दूर किया गया है। अभी फाइनल वोटर लिस्ट आएगी,
कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। जो आपत्ति आपने दर्ज कराई वो दर्ज हुई थी, यही पहले से ही आशंका करना, अभी फाइनल लिस्ट आने के पहले ठीक है, ये आरोप लगा फाइनल लिस्ट का वेट करना चाहिए, धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं। जी नहीं, पारुल जी बस 30 सेकंड देखिए, आप केसी नैन साहब ने खुद कहा, केसी नैन साहब ने खुद कहा कि इनकी समस्याएं दूर की गई। तो आप निर्वाचन आयोग का है, ये तो काम निर्वाचन आयोग का है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ठीक है, अभी लिस्ट आई नहीं है धर्मेंद्र जी, वो कह रहे हैं आपकी शिकायतों पर कार्रवाई हुई है। ओके, ठीक है, मान सिंह जी को इन कर रही है, अब रुक जाइए आप दोनों, प्लीज रुकिए आप कांग्रेस को भी हम इन कर लें, बहुत देर से मान सिंह जी वेट कर रहे हैं। मान सिंह जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके साथ पहले तो आपका क्या इस पर रिएक्शन है वो भी दीजिएगा। साथ में ये कहा जा रहा है कि सपा का तो पीडीए नैरेटिव है, वो अपने साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आप सभी जातियों की बात करते हैं, तो आपका भी इस पर यही कहना होगा कि पीडीए वोटर्स की बात की जा रही है या पीडीए वोटर्स कट रहे हैं, या फिर आप देश की जनता, देश के वोटर्स के साथ खड़े हैं? कहिए। पारुल जी, विद पीडीए और ऑल ओवर कंट्री को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। समस्त प्रवक्ताओं और पारुल जी को नमस्कार। पारुल जी, पहले मैं आपके शब्दों के अनुसार ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो सबसे डिबेट में पहले आपने स्टार्ट किया, तो उत्तर प्रदेश में 2.89 लाख मतलब 3 करोड़ 3 करोड़ से अधिक मतदाताओं, लगभग 3 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम जो है आपने वोटर लिस्ट से निकाल दिए। इतना बड़ा डिलीशन जो है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया का, चुनाव आयोग का किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के बीएलए बूथ लेवल एजेंट जो हैं उनके साथ मिलकर किया जा रहा है। एक संवैधानिक कार्य, एक संवैधानिक संस्था द्वारा एक सत्ता दल के बीएलए एजेंट जो है बूथ लेवल एजेंट, उनके साथ मिलकर किया जा रहा है। तो आप ये समझ सकती हैं कि यह जो क्रियान्वयन किया जा रहा है वो कितना पारदर्शी और कितना सकारात्मक होगा। एक संवैधानिक कार्य एक संवैधानिक संस्था के द्वारा एक शासन सत्ता दल के साथ मिलकर किया गया। दूसरी बात, रही बात कांग्रेस की, तो पारुल जी, कांग्रेस सर्व समाज की बात करता है। कांग्रेस कभी जाति आधारित, धर्म आधारित राजनीति की बात नहीं करता है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ग्रामीण समाज में सर्वाधिक वोटों को काटा गया है। ग्रामीण समाज के लोगों को फॉर्म 6 और फॉर्म 7 की जानकारी भरपूर नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या तो संवैधानिक संस्था के द्वारा बूथ लेवल जो ऑफिसर जिनको हम बीएलओ कहते हैं, बीएलओ को लगाया गया था, क्या उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत क्या यह डिलीशन और एडिशन का काम किया है? नहीं हुआ है। उसी के कारण आप देखिए कि कितने कम समय में इन बीएलओ के ऊपर इतना दबाव था कि उत्तर प्रदेश में, जो मेरे अनुसार, जो आपकी मीडिया के अनुसार आया हुआ है, उसमें 36 बीएलओ ने आत्महत्या की। इस तरह की प्रक्रिया चलाई जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ लेवल एजेंट है ये लगातार उसमें हस्तक्षेप कर करके और बीएलओ पर दबाव बना करके, अन्य अधिकारियों पर दबाव बना करके, सत्ता का प्रयोग करके इन्होंने वोटर लिस्ट में संशोधन किया है। पीडीए के लोगों का नाम काटा गया है, मुस्लिम समाज के लोगों का नाम काटा गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का नाम काटा गया है। सर्व समाज की बात कर रहे थे, सभी जातियों की बात कर रहे थे, उसमें फिर पीडीए क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया आपने? नहीं, सब पीडीए सब समाज का ही भाग है मैडम। पारुल जी, मैं पीडीए की बात कर रहा हूँ, पीडीए सब समाज का ही भाग है। तो इसमें समस्त समाज की मैं बात कर रहा हूं, तो समाज के ऐसे वंचित लोगों के भी नाम काटे जा रहे हैं जो कम से कम वोट देने जाता था। लेकिन आज आपने 3 करोड़ लोगों को कम उस अधिकार से वंचित कर दिया। आपने ये डिफाइन किया है कि ये 3 करोड़ लोग कौन थे? अरुण जी, उत्तर प्रदेश में 400 विधानसभा सीटें हैं और 3 करोड़ लोगों को डिलीशन किया गया। एक विधानसभा में लगभग 70 से 80 हजार वोटर डिलीशन हुआ है। ये आंकड़ा अपने आप में एक हास्यास्पद आंकड़ा है जो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या करने जाने वाली है आने वाले समय में। गुरदीप सिंह सपल जी का नाम भी कटा था, उसके बाद प्रक्रिया का पालन करते हुए दस्तावेजों को दिखाते हुए उनका नाम जुड़ गया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि कटने के बाद जुड़ते नहीं है नाम।
पारुल जी भारतीय सेना में कार्य करने वाले एक सैनिक का नाम कटा, उसने आके अपने बीएलओ से पूछा, उसने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं। किसानों का, इंजीनियर का, डॉक्टर तो मैं का, वही आपसे यही कंफर्म कर रही हूँ ना कि जुड़ा है ना नाम, यानी अगर किसी का नाम कटता है तो दोबारा जुड़ सकता है, और अभी लिस्ट आई नहीं है तो फिर ऐसे आप पारुल जी जुड़ने की जो प्रक्रिया है इतनी दुसाध्य प्रक्रिया हो जाएगी कि एक व्यक्ति तहसील के और बीएलओ के यहाँ चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाएगा और अंततः हुआ वोट देने के अधिकार को तिलांजलि दे देगा, छोड़ देगा। इवन दैट आप ये देखिए कि जो पश्चिम बंगाल वाला मामला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कितने एलिगेशंस निर्वाचन आयोग पर लगाए, और अभी लास्ट के पिछले 20 दिनों में केरल में, पश्चिम बंगाल में, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में, आप देख लीजिए कि निर्वाचन आयोग ने ये इनके कार्यालय से जो नोटिस इशू हो रहे हैं उनमें भाजपा के स्टाम्प रह रहे हैं, उनमें भाजपा का सिंबल रह रहा है। तो सीधे आप ये प्रकटित हो रहा है कि चुनाव आयोग वर्तमान में एक संवैधानिक संस्था, एक सत्ता का मात्र एजेंट बन के कार्य कर रही है। ओके सर, कहिए सर। देखिए पारुल जी, अभी कांग्रेस के साथ ही कह रहे थे कि ग्रामीण लोगों को जाना, और इसी ग्रामीण इलाके में सबसे ज्यादा परसेंटेज वोटर्स का निकलता है। शहर के लोग जहां पर छुट्टी मनाते हैं वोटिंग वाले दिन, वहीं ग्रामीण आबादी के लोग निकल करके वोट डालने का काम, और आप वो भारत का उस तरीके का ग्रामीण परिवेश नहीं है जो आज से 50 साल पहले हुआ करता था, आजादी के टाइम हुआ करता। आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा यूट्यूब चैनल अगर चल रहे हैं तो गांवों में चल रहे हैं। शहरों में लोग बैठ करके बड़े बड़े चैनलों को देखते हैं, लेकिन गांवों में सोशल मीडिया बहुत सक्रिय है। गांवों में थाने और चौकियां पड़ी है। जैन साहब इस तथ्य को संशोधन कर लीजिए, जैन साहब इस तथ्य का संशोधन कर लीजिए कि सोशल मीडिया जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य नहीं कर रहा। अरे क्या नहीं, सोशल मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य नहीं कर रहा। नहीं, उनका कहना है मान सिंह जी कि सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा लोग कनेक्टेड है ग्रामीण अंचलों में। आप शायद उल्टा समझे उस बात को। वो कह रहे हैं सोशल मीडिया से तो और भी ज्यादा लोग कनेक्टेड है, जरा से वीडियो एक्स पर आती है और वायरल हो जाती है। जी, मेरे कहने का मतलब है कि आप जो बाइफरकेशन कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया कुर्सी विधानसभा से मैं हूँ। मैं ये समझना चाह रही हूँ आप सभी से, एक तो इतनी बड़ी तादाद में वोटर कटता है तो वाकई वो इस जगह से जा चुका है। अब इतने सारे लोगों की इतनी बड़ी तादाद में वो इस दुनिया में नहीं है। जो भी आप कारण दे रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में इन सबका, इन वोटर्स का कट जाना, और उसके बाद इन वोटर्स का अपने देश के सामने आकर अपने हक का बात नहीं करना, कहाँ है ये? अगर है तो सामने आए। सीधा सवाल धर्मेंद्र जी यही है कि अगर ये वोटर्स फर्जी नहीं है, अगर ये वोटर्स इस दुनिया में हैं, अगर ये वोटर पलायन नहीं करके गए हैं, तो ये सामने आए ना, आप लोग लेकर आइए ना। आप लोगों का तो इतना बड़ा संगठन है। पारुल जी, वो वोटर अपने बीएलओ के पास जा रहा है, पारुल जी वो वोटर अपने तहसील परिसर में जा रहा है, लेकिन उसकी सुनेगा कोई तब ना वो कार्य प्रणाली में आ पाएगा। केसी जैन साहब, क्यों नहीं सुनवाई हो रही? सुनने वाला कौन है? आप सिंपल सी ये बात है कि आपने एसआईआर को क्लोज कर दिया है, एसआईआर मैकेनिज्म अब बंद है। अब आखिर जाएगा कहाँ वोटर, किसके पास जाएगा? इतनी जागरूकता है, इतनी सोशल मीडिया है, हर जगह पे कैमरे चल रहे हैं। ये कह दे रहा कि लोग जागरूक नहीं, ये कह दे रहा कोई सुनवाई नहीं है, इतना आसान नहीं है। साहब जागरूकता का मापदंड हम आप निर्धारित नहीं करेंगे। एक बात आप लोगों को याद होगी, शायद हमारे दर्शकों को भी याद होगी, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा गया था कि जो हमारे इस देश में नागरिक नहीं है वो बड़ी तादाद में यहाँ से गए थे। हमने देखा था बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से गए थे जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संख्या, ये कहा गया था कि जो इस देश के नागरिक नहीं है वो वापस चले जाएं। वो भी बड़ी संख्या में वापस गए थे। कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बुढ़ापा आ गया था, बचपन से लेकर यहाँ तक वो रह रहे थे। समय के बाद कुछ चीजों को समझना भी होगा सर। एसआईआर हो रहा, अगर इतने लंबे समय के बाद एसआईआर होगा, और दूसरी बात क्या है कि जिन लोगों के नाम दो जगह पे थे, जब चुनाव आयोग ने कहा कि अगर आपके 2 जगह पे नाम, मैं तो खुद अपील कर रही हूँ आप सभी से, मेरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों से, कि अगर आपका नाम कटा है तो सामने आइए, और सोशल मीडिया के साथ साथ जो पीडीए प्रहरी हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका भी सहारा लीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो, नहीं है तो फिर हम
किसी डमी को या किसी ऐसे विलुप्त पर्सन को तो हम सामने ला नहीं सकते कि आपको मशीन में बटन दबाना पड़ेगा, नहीं। एनीवेज, समय इतना ही इजाजत दे रहा था सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो पूरा मामला है 2027 में क्या तस्वीर लेकर आएगा ये पता नहीं। फिलहाल ये सारी कोशिशें 2027 को लेकर चल रही हैं, ये भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का कट जाना, हालांकि बीजेपी अभी भी कह रही है कि लिस्ट आने दीजिए, अभी कुछ घंटे बाकी हैं, आप 24 घंटे मान लीजिए, क्योंकि आज 9 तारीख है, 10 तारीख की बात कही जा रही है। कल जब हम चर्चा करेंगे तो तब लिस्ट आ चुकी होगी, यानी तब तक पता चल जाएगा कि कितने नाम कटे हैं, कितने नाम शामिल हुए हैं, और अगर कोई फर्जी वोटर्स है या पलायन कर चुके हैं या अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम कहाँ से जुड़ेंगे भाई। और अगर आपके पास वो वैलिड वोटर्स हैं जिनके पास सारी चीजें हैं, आपको कुछ तो बताना पड़ेगा कि कोई तो दस्तावेज है आपके पास कि आप हिंदुस्तान के, भारत के नागरिक हैं। इतना बताने में अगर किसी को तकल्लुफ है तो माफ कीजिए, आप फिर उस देश में रह रहे हैं और आपने किसी भी दस्तावेज में अपना नाम दाखिल नहीं किया तो फिर क्या कीजिएगा। खैर, दीजिए इजाजत, नमस्ते।